हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीएमए इंटर कॉस्टिंग। सीएमए इंटर का जो आपका पेपर नंबर 8 है उसके एमसीक्यू। सीएमए इंटर का पेपर नंबर 8 के एमसीक्यू आज हम आपके लिए लेके आए हैं। पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग बिट क्वेश्चंस पार्ट नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहता है कि इन ए प्रोसेस कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मटेरियल लगने के बाद जो कॉस्ट लगती है प्लस जैसे वेजेस, ओवरहेड एटसेट्रा, दीज आर कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल, नहीं बेटा गलत हो गया। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect labor, indirect expense, all are conversion cost. Answer is B. At the economic order quantity EOQ, EOQ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है, कैरिंग कॉस्ट लेकिन दोनों होती है, ना तो केवल ऑर्डरिंग होती है ना केवल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, बिल्कुल दोनों बराबर होती है बेटा। आंसर इज सी। When a direct worker is paid on monthly fixed salary basis, the following is true. Idle time lost नहीं होता, there is no idle time cost, बिल्कुल बेटा, क्योंकि मंथली सैलरी फिक्स है। अब चाहे आप काम करो चाहे काम ना करो, सैलरी उतनी ही पे करनी पड़ेगी, तो कोई आइडल टाइम की कॉस्ट नहीं आती है। आंसर इज बी बेटा। थर्ड का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस एज पर CAS 10। फर्स्ट पॉइंट, स्पेशल रॉ मटेरियल विच इज ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। ट्रेवल मटेरियल, अब बेटा मटेरियल तो डायरेक्ट एक्सपेंस में ही आ जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा? डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट मटेरियल वाला, ठीक है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू साइट, बिल्कुल बेटा ये कवर होता है CAS 10 में। ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू साइट, साइट तक जाने का ट्रेवलिंग एक्सपेंस, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। Overtime charges paid to direct worker to complete work before time, that is manufacturing overhead. Catalog price of finished goods, that is selling price. तो ये क्या है बेटा? आंसर हो जाएगा फोर्थ का आंसर होगा बी। फोर्थ का आंसर होगा बेटा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन होगा, देखिए, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। इनमें से कौन सा एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया जाएगा? कौन सा एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस? लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है, कॉटन वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है, अपोर्शन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये भी होता है, नाइट शिफ्ट अलाउंस पेड टू फैक्ट्री वर्कर ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर ये नहीं होता बेटा, क्योंकि जनरल वर्क प्रेशर है मतलब ये वेजेज का पार्ट माना जाता है। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, ये कह रहा है व्हेन यू अटेम्प्ट
ए रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट्स. फॉलोइंग इज डन. Add the under absorption of overhead in cost account when you start with financial accounts. तो हमने कहा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो भी प्रॉफिट है. अब बेटा ये कह रहा है अंडर एब्जॉर्प्शन. अंडर एब्जॉर्प्शन किस में हुआ है? अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है कॉस्ट में. मतलब प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स कम है या ज्यादा है? कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा है, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा कॉस्ट अकाउंट्स में अंडर एब्जॉर्प्शन को. ठीक है सर. तो हमने क्या कहा? आंसर हो जाएगा ए. डायरेक्टली आपका ए ही आंसर हो जाएगा. 6 का आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 7 का, बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड इफेक्टिवली इन द फॉलोइंग सिचुएशन. कौन सी सिचुएशन में से जिसमें से बैच कॉस्टिंग इफेक्टिवली? पेपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बेटा, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में बैच कॉस्टिंग. ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पेपर में चलती है बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग. ड्रग मैन्युफैक्चरिंग बेटा हर दवाई के नंबर में बैच नंबर लिखा हुआ होता है. हर दवाई की स्ट्रिप पे बैच नंबर लिखा हुआ होता है. तो दैट इज ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इज द राइट आंसर. आंसर इज बी. डिजाइनर क्लॉथ्स. डिजाइनर क्लॉथ्स बेटा जॉब कॉस्टिंग है. ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस कॉस्टिंग है. ठीक है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क कंप्लीटेड नॉट येट वर्क कंप्लीटेड एंड नॉट येट सेटिस्फाइड विल बी शोन. कहां दिखाया जाता है बेटा? 2/3 ऑफ द नॉशनल प्रॉफिट नहीं. फिर ये बोलता है कॉस्ट प्लस नॉशनल प्रॉफिट कंप्लीटेड वर्क नहीं. अंडर WIP जो काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन सेटिस्फाई अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ हो, तो 8 का आंसर हो जाएगा एट कॉस्ट अंडर WIP अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 9, ए सर्टेन प्रोसेस नीडेड स्टैंडर्ड लेबर. स्टैंडर्ड लेबर है 24 और 30. मैं लिख देता हूं बेटा लेबर आवर्स, लेबर रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, और ये होता है RSH. ये बोल रहा है स्किल्ड लेबर आवर्स थे 24, अनस्किल्ड थे 30, रेट थी 60 और 40, एक्चुअल लेबर आवर्स कितने थे 20 और 25, तो टोटल हो गए 45. RSH क्या बोलता है? 45. 45 को किस रेशियो में बांटना है? 4:5 के रेशियो में. तो 4:5 का रेशियो हो गया 20 और 25. अब ये कहता है कि रेट कितनी थी? रेट थी 50 और 50. ये कहता है साहब लेबर मिक्स वेरिएंस बताओ. लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? RSH माइनस AH मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट. फॉर्मूला क्या हो गया? 20 माइनस 20, 25 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 40. नील नील. तो आंसर इज 0. तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर. 9 का आंसर हो जाएगा बेटा C 0. क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल द रिसोर्स. सारे रिसोर्स है इट नीड्स फॉर प्रोडक्शन. ठीक है साहब, मतलब कोई भी की फैक्टर नहीं है. देन द प्रिंसिपल, तो उसको अपने बजट, सबसे प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या होगा? प्रिंसिपल बजट फैक्टर होगा सेल्स डिमांड. पॉइंट नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट यूनिट ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री. हॉस्पिटल इंडस्ट्री की कॉस्ट यूनिट क्या होगी? तो बेटा हॉस्पिटल इंडस्ट्री की कॉस्ट यूनिट होगी पेशेंट डे. क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल.
नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। बेटा अगर चारों ऑप्शन में नन ऑफ दीज ना होता तो हम पिलफ्रेज को नॉर्मल लॉस ट्रीट करती है आपकी बुक। पिलफ्रेज का मतलब होता है छोटी छोटी चोरियां जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पे नन ऑफ दीज गिवन है तो हम किसके साथ जाएंगे, नन ऑफ दीज। आपके मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन गिवन है, लेकिन वहां पे बाकी के तीनों आंसर ऐसे हैं, वहां पे नन ऑफ दीज आंसर नहीं है, बाकी के तीनों ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली एबनॉर्मल लॉस है, तो पिलफ्रेज के आंसर हो सकता है। बट जब नन ऑफ दीज गिवन हो तो आप पिलफ्रेज को नॉर्मल लॉस नहीं मानेंगे। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, आइडल टाइम इज, आइडल टाइम क्या है, टाइम स्पेंट बाय वर्कर इन ए फैक्ट्री। टाइम फैक्ट्री में जो वर्कर होते हैं वो तो बेटा पेरोल का टाइम होता है। टाइम स्पेंट बाय वर्कर इन ऑफिस नहीं, टाइम स्पेंट बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क, जब वर्कर काम नहीं कर रहा होता है तो वो आइडल टाइम होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन हमने चैप्टर में भी कर रखा है। फिर बोलता है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, वेयर हाउस एक्सपेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेयर हाउस एक्सपेंस किसका एग्जाम्पल है, बेटा वेयर हाउस की जरूरत, जब माल की डिलीवरी देते हैं ना तब वेयर हाउस में बनाने के बाद वेयर हाउस में रखते हैं डिलीवरी देने के लिए, तो इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आंसर हो जाएगा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following item is not included in preparation of cost sheet। कैरेज इनवर्ड मटेरियल में आता है, परचेज रिटर्न मटेरियल में आता है, सेलिंग कमीशन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड ये बेटा कॉस्ट का आइटम ही नहीं होता, ये फाइनेंस का आइटम होता है, फाइनेंशियल अकाउंट का। तो आंसर इज डी। 15 का आंसर हो जाएगा बेटा डी। क्वेश्चन नंबर 16, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अप्लीकेबल। बेटा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहां लगती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस इंडस्ट्री में लगती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगती है सर्विस इंडस्ट्री में, तो सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटल भी सर्विस इंडस्ट्री है, सिनेमा भी सर्विस इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट, तो आंसर इज ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द सेल्स आर 90,000, तो सेल्स कितनी है, सेल्स है 90,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 75%, तो इसका 75% हो गया बेटा 67,500, तो कंट्रीब्यूशन कितना रह गया 22,500, तो आंसर इज बी 22,500। क्वेश्चन नंबर 18, बेटा पीवी रेशियो इंक्रीज होगा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेटा या तो कंट्रीब्यूशन में चेंज होने से होगा या सेल्स में, या कंट्रीब्यूशन कैसे आता है वेरिएबल कॉस्ट से, तो फिक्स कॉस्ट से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सेलिंग प्राइस कम होगी तो कंट्रीब्यूशन कम होगा, पीवी रेशियो कम होगा, वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो पीवी रेशियो भी बढ़ेगा, तो 18 का आंसर हो जाएगा बेटा डी। क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट क्या कहलाता है बेटा, वेरिएंस कहलाता है, ये हम सभी को आता है। क्वेश्चन नंबर 20, सेल्स बजट इज ए, सेल्स बजट क्या है बेटा, क्या सेल्स बजट एक्सपेंडिचर बजट है, नहीं, क्या मास्टर, नहीं, सेल्स एक फंक्शन है, पूरे बिजनेस में सेल्स एक फंक्शन है, तो सेल्स बजट कौन सा बजट है, सेल्स बजट फंक्शनल बजट होता है। क्वेश्चन नंबर 21, डेप्रिसिएशन क्या है, तो बेटा डेप्रिसिएशन इज ए एग्जांपल ऑफ, डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल है, आंसर इज ए, डेप्रिसिएशन एक तरह की फिक्स कॉस्ट है।
कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ, कंटिन्यूस लगातार। बेटा एबीसी क्या कहता है, एबीसी क्या कहता है कि जो माल 20% स्पेस ऑक्यूपाइड करता है उसकी वैल्यू 80% होती है। मतलब वो कहता है कि इंपॉर्टेंट गुड्स पे ज्यादा केयर करो। नहीं, एनुअल स्टॉक टेकिंग पूरे साल से। परपिचुअल, परपिचुअल का मतलब कंटिन्यूस, तो आंसर इज सी, 22 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर नॉन रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आइडल टाइम, लेबर कोई काम नहीं कर रहा, तो ये कौन सा लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस है। और एबनॉर्मल लॉस कहां जाना चाहिए, P&L अकाउंट में चार्ज कर देना चाहिए। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 24, ओवर टाइम क्या होती है, जब हम नॉर्मल से टाइम से ज्यादा काम करें, तो व्हेन एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन नॉर्मल टाइम। आंसर इज ए, 24 का आंसर भी हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, ये कहता है कि अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट, जब हम सारे कॉस्ट के आइटम्स को एलोकेट करते हैं तो वो क्या कॉस्ट का एलोकेशन कहलाता है, अपॉर्शनमेंट कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। बेटा जब सारे आइटम्स को सबसे पहले एलोकेट करते हैं तो वो कहलाता है कॉस्ट को एलोकेट करना। आंसर ए से, होल आइटम, सारे आइटम की बात जब करते हैं तो वो होता है कॉस्ट एलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 26, इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई एक्सपेंस ऐसा है जो केवल फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाया गया है, तो बेटा इससे फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हो गया, इससे फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। आंसर हो जाएगा बेटा 26 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड फर्नीचर। जॉब कॉस्टिंग वहां लिया जाता है बेटा जहां कस्टमाइज्ड काम हो, ऑर्डर पे काम किया जाता हो, तो फर्नीचर अलग अलग डिजाइन का होता है। रिपेयरिंग शॉप, जितना नुकसान हुआ हो उतना रिपेयर। प्रिंटिंग प्रेस, आपकी इच्छा के हिसाब से, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 28, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा। ये कहता है आपने 8000 यूनिट्स को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। नॉर्मल लॉस कितना हो गया, 5%, 400 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया। कितना बचा, 7600। ये दो तरीके से, 6600 तो कंप्लीटेड थी और 1000 जो थी वो WIP थी। कितने परसेंट वाली, 60%। तो इक्वलेंट यूनिट्स कितनी होगी, इक्वलेंट यूनिट होगी 6600 मल्टीप्लाइड बाय 100%, 6600 प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 60%, 600। आंसर इज 7200। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 29, if sales are rupees 1,50,000, सेल्स कितनी है, सेल्स है 1,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 50,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1,00,000। पीवी रेशियो बता दो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर इज 66.667। 29 का आंसर हो गया बेटा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, ये बोलता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सभी को पता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 15,000
एक्चुअल कॉस्ट है 16,200, तो 1200 एडवर्स। आंसर हो गया बेटा ए आंसर 1200 एडवर्स। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेट पर यूनिट के बेसिस पे किया जा सकता है, वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे भी किया जा सकता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे भी किया जा सकता है। तो आंसर इज डी, एनी ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्या बोलता है? What entry will be passed under integrated system? Integrated system मतलब कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट एक साथ रखे जाते हैं। तो जब माल को परचेज करेंगे तो कॉस्टिंग में कौन सा अकाउंट्स लिखते हैं? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। 2 उधार खरीदा है बेटा ऑन क्रेडिट, तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट। देख लो बेटा आंसर इज सी, 32 का आंसर हो जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 सेम क्वेश्चन आया ऊपर वाला जैसे पहले किया था। 800 इंट्रोड्यूस किया था, केवल एक जीरो हटाया है, उसमें से 40 क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। 760 को दो पार्ट से बांट दिया, 660 और 100। 660 मल्टीप्लाइड बाय 100%, 100 मल्टीप्लाइड बाय 60%, 660 प्लस 60, 720 यूनिट्स इज योर आंसर। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डील्स विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड। तो बेटा कौन सा ओवरहेड होता है जो कि ऑपरेशन ओवरहेड्स की बात करता है? प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, CAS 3, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, दैट इज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल ओवरहेड प्रिंसिपल। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल अकाउंट लॉस है, तो मैं लिखता हूं प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट माइनस का 10,600। अब ये कहता है एक डोनेशन नाम का खर्चा था जो कॉस्ट अकाउंट में दिखाया ही नहीं। अब कॉस्ट में फाइनेंस का लॉस है बेटा 10,600 और एक खर्चा ऐसा है जो हमने कॉस्ट में नहीं दिखाया, तो कॉस्ट का लॉस कम होगा। कितने से कम होगा? 6,000 रुपए से। इसका मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट कितना होगा? तो कॉस्ट का लॉस होगा 4,600 रुपए का। अगर डोनेशन और दिखा देते हैं तो कितना हो जाता है? 10,600। तो आंसर क्या हो गया? 4,600। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एक होटल में 100 रूम है, 100 रूम का 80% बुक होते हैं समर में, और समर सीजन होता है 6 महीने के लिए और 1 महीने में 30 दिन होते हैं। तो ये हो गया बेटा 14,400 रूम डेज। ये तो बात हो गई कौन से सीजन की? समर की। फिर बात करते हैं विंटर की। 100 रूम 25% बुकिंग होती है 6 महीने के लिए और 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो 4,500। आंसर हो गया 18,900 रूम डेज। पूरा साल कवर हो गया, 6 और 6 12। ये लीजिए साहब, आंसर हो गया 36 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37 सेल्स कितनी है बेटा? सेल्स है 3 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं है, कंट्रीब्यूशन पता नहीं है, प्लस फिक्स कॉस्ट, सॉरी माइनस फिक्स कॉस्ट 90,000। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 60,000। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना था? 1,50,000। तो पीवी रेशियो कितना हो गया?
1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 37 का आंसर हो गया डी 50%। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो द फॉलोइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा मार्जिनल स्टैंडर्ड सॉरी मार्जिनल कॉस्ट किस पे चलती है, कौन सी कॉस्ट के हिसाब से? ये कहता है वेरिएबल कॉस्ट को अलग करो, फिक्स्ड को अलग करो। तो ये होता है बिहेवियर वाइज, कॉस्ट का बिहेवियर कैसा है, वो फिक्स्ड है या वो वेरिएबल है। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following is not a potential benefit of using a budget? बेटा बजट बनाने से मैनेजर्स मोटिवेटेड होते हैं, बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, सारी चीजें प्रॉपर बजट के हिसाब से मिलती है, किसी का कम किसी का ज्यादा नहीं होता। इंप्रूव्ड इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन बढ़ता है, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलेंगे तभी बजट बन पाएगा। मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बेटा इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो जाते हैं क्या? एक्यूरेट, एक्यूरेट तो आप बोल ही नहीं सकते बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 40, जॉइंट कॉस्ट इज सुटेबल। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बेटा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है। ऑर्नामेंट नहीं, जॉब कॉस्टिंग होता है। फर्टिलाइजर वो भी जॉब कॉस्टिंग होता है। ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री में बेटा जैसे क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी बनता है, क्रूड ऑयल से डीजल भी बनता है, क्रूड ऑयल से एविएशन फ्यूल भी बनता है। तो बेटा ये सारी चीजें, ऑयल इंडस्ट्री किस पे बेस होती है? जॉइंट कॉस्ट। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी। तो बेटा हमने आज 1 to 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीएस क्लासेस सीएम। थैंक यू बेटा, शुक्रिया।